हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी ए दुर्गेश पाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग सही से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, जिसे आप DPT 3 के नाम पे जानते हैं। तो हम DPT 3 के बारे में पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं कि DPT 3 जो किस किस कंडीशन में अप्लीकेबल होता है, किन किन कंपनियों को अप्लीकेबल होता है, इसमें डिपॉजिट किसे माना जाता है, लोन किसे माना जाता है, और किन किन कंडीशन पे हमें DPT 3 भरना मैंडेटरी है। क्या DPT 3 फाइल करते समय या फाइल करने के लिए हमें CA CSA CWA की सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, नॉर्मल फीस कितनी होती है DPT 3 की, राइट। और साथ ही हमें यह देखना होता है कि कौन सा डायरेक्टर इसके लिए अथोराइज है फाइल करने के लिए, किसकी DSC इसमें लगने वाली। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी एक्ट 2013 के जो रूल 16 है उसमें एक चेंजेस आया 2019 में, जिसमें बोला गया कि आपको DPT 3 जो रिटर्न फॉर्म है जो रिलेट करता है किसी डिपॉजिट और लोन को जो कंपनी रिसीव करती है किसी भी पर्सन से, राइट। डिपॉजिट का मतलब मेरा है जो कंपनी एक्ट में डिपॉजिट की डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें आती है वो डिपॉजिट है, एक्सेप्ट डिपॉजिट में क्या नहीं आता है, डिपॉजिट में नहीं आता है डायरेक्टर से कोई लोन लिया तो वो लोन पे आएगा, ना तो डिपॉजिट में। शेयर होल्डर से आपने कुछ लिया हुआ है तो वो भी डिपॉजिट पे नहीं आएगा। तो चलिए अब डिटेल में हम चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहली बात मैं कर लेता हूँ कि जो रूल 16 है, जो रूल 16 कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट अमेंडमेंट रूल 2019 है, जो कंपनी एक्ट के साथ है, यह बोलता है कि DPT 3 या रूल 16 अप्लीकेबल होता है ऑल कंपनी को, जैसे कि स्मॉल कंपनी हो गई हमारी, OPC हो गई, नॉन स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को, एक्सेप्ट दोज कंपनी जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि RBI के साथ रजिस्टर्ड हैं, इनको अप्लीकेबल नहीं है, और बैंकिंग कंपनी को यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। साथ में कुछ गवर्नमेंट कंपनी वो भी यहाँ अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो अप्लीकेबल सभी को है, बैंकिंग, NBFC और गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के। अब बात आती है कि किस मतलब क्या चीज़ है जिसके कारण हमें DPT 3 भरना अनिवार्य है, हमको अप्लीकेबल है, हमें समझ में आ गया कि हम वो कंपनी है जिसे अप्लीकेबल है। अब आपको एज ऑन 31 मार्च, समझ लीजिए एज ऑन 31 मार्च आपको चेक करना होगा कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई लोन आपको दिख रहा है क्या, जिस कंपनी ने किसी से लोन लिया है और उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में 31 मार्च को शो हो रहा है क्या। और लोन से मेरा मतलब है एनी काइंड ऑफ लोन, इवन डायरेक्टर से भी लोन लिया है, शेयर होल्डर से भी लिया है, तो वो लोन की डेफिनेशन में यहाँ आ जाएगा। तो लोन के लिए बोला गया है एनी काइंड ऑफ लोन, एनी लोन यदि कंपनी के पास है तो आपको DPT 3 भरना मैंडेटरी है। साथ पे ही डिपॉजिट आपने रिसीव किया है कंपनी ने, अब यह रिसीव में एक्सक्लूड होते हैं, डायरेक्टर से आपने रिसीव किया है कुछ अमाउंट तो उसे हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, शेयर होल्डर से कुछ अमाउंट रिसीव किया है तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। साथ में आपने किसी बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट से लोन लिया है तो वो डेफिनेशन डिपॉजिट की में नहीं आके लोन की डेफिनेशन पे आएगा। तो सिंपल भाषा में हम बोलें तो यदि आपने किसी भी प्रकार का लोन लिया है और डिपॉजिट जो कंपनी एक्ट की डिपॉजिट की सेक्शन के अंदर जो डेफिनेशन दी गई उसमें डिपॉजिट आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन क्या है। तो डिपॉजिट में जब कंपनी अपने मेंबर से या पब्लिक से किसी भी प्रकार का अमाउंट या मनी रिसीव करती है तो वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में आएगी। बट डिपॉजिट में स्पेशली एक्सक्लूड किया गया है मेंबर से कोई पैसा लिया हो, शेयर होल्डर से लिया हो या बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट से लिया गया हो, तो इसे हम लोन ट्रीट करेंगे।
आप चाहें तो कंपनी एक्ट की सेक्शन 3 सब सेक्शन 14 पे को रिफ़र कर सकते हैं, यहाँ डिपॉजिट के बारे में स्पेसिफिक बताया गया है। तो अब चलते हैं हम आगे। अब हमारी बात होगी कि किसी भी प्रकार का लोन कंपनी ने रिसीव किया है या डिपॉजिट, तो आपको DPT 3 भरना होगा। इसकी कट ऑफ डेट चेक करने की होती है 31 मार्च। अब आपको विद इन 3 मंथ ऑफ एंड ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर आपको ये फाइल करना होता है। मतलब मार्च 22 के लिए आपको 30 जून तक इसे फाइल करना मैंडेटरी है। अब फाइल करने के लिए जो फॉर्म आपको लगता है उसे बोला गया है DPT 3 फॉर्म, राइट। अब 31 मार्च को आपको चेक कर लेना है कि लोन आपको बैंक से, डायरेक्टर के और एनी अदर पर्सन से लोन है। तो यदि आपके कुछ डिपॉजिट्स हैं, कंपनी डिपॉजिट रिसीव की है तो वो, और कस्टमर से आपने किसी भी प्रकार का एडवांस लिया हुआ है तो वो, ये सारी चीज़ें आती हैं लोन डिपॉजिट्स में। तो आपको DPT 3 फाइल करना होगा। अब सब सवाल आता है कि DPT 3 आपको विद इन 3 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर 22 है, 22 के एंड होने के 3 महीने के अंदर आपको DPT 3 फाइल करना होगा, जो कि 30 जून 2022 तक अभी आपको फाइनेंशियल ईयर 22 का DPT 3 फाइल करना होगा। अब DPT 3 फॉर्म आपको मिलेगा, आपको जाना है MCA की ऑफिशियल वेबसाइट में, फिर आपको जाना है MCA सर्विसेज में। अब आप देखेंगे ई फाइल वाले पैरा पे आपको मिलेगा कंपनी फॉर्म डाउनलोड पे जाना है, सिंपली क्लिक करना है, कंट्रोल F करके आपको DPT 3 सर्च करना है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट करके आपको ये चीज़ दिख जाएगी। आपको ई फॉर्म जो है ये डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करके आपको जिस भी फोल्डर पे रखना है आप रख लीजिए। अब आपको एक फोल्डर में DPT 3 जो फॉर्म हमने डाउनलोड किया है उसे पेस्ट कर लेना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक फॉर्म आपको, एक फोल्डर बन जाएगा DPT 3 का। अब जो DPT 3 फॉर्म है आप उसको ओपन विद PDF कर लीजिए। हाँ, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें CA CWA की साइन तो नहीं लगती, बट एक एथोराइज डायरेक्टर की DSC होना आवश्यक है। तो एक जो डायरेक्टर, आपकी कंपनी में 2 डायरेक्टर, किसी एक डायरेक्टर की DSC आप रेडी रखिए, क्योंकि DSC इसमें लगने वाली है। अब ये फॉर्म हमारा यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो हम फॉर्म भी आपको भर के बता देते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। इस फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए उसके लिए आप MCA में जा सकते हैं और कंपनी का मास्टर डेटा निकाल के रख लीजिए। वो भी आपको कहाँ से जाना है मैं बता देता हूँ। आपको MCA सर्विसेज में जाना है, मास्टर डेटा में जाना है, व्यू कंपनी और मास्टर डेटा में जाना है। ये आपने कंपनी का नाम को सर्च करना है, मैं स्लो करता हूँ थोड़ा। ये टैब आने के बाद आपको सर्च बटन में क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च बटन में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे लिखने को आएगा, आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपकी कंपनी आ जाएगी। अब सिंपली आपको यहाँ पे जो भी कैप्शन दिए हुए हैं आपको लिखना होगा, राइट। यहाँ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डायरेक्टर की, कंपनी की, जो कि आप फॉर्म में आपको फिल करने के लिए इजीली होगा। हम इसे प्रिंट या एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कंपनी का डेटा यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट में आ गया है। अब देख सकते हैं मास्टर डेटा एक्सेल फॉर्म में हमें मिल चुका है, राइट। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि डायरेक्टर की डिटेल यहाँ पे दी हुई है, उनका नंबर है, नाम है, कंपनी का एड्रेस है, कंपनी का सिन नंबर है, जो कि हमें फॉर्म में लगता है। हम यहाँ से कॉपी करेंगे और DPT 3 जो फॉर्म है वहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और प्री फिल के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद ये एक ऑप्शन आएगा, इसमें आपको ट्रस्ट दिस डॉक्यूमेंट ऑलवेज पे क्लिक करना है। वापस सेव करने के लिए बोलेगा, सेव कर लेना है। जहाँ पे आपका ओरिजिनल फॉर्म था वहीं पे इसको रिप्लेस कर दीजिए। ये आपका सेव हो गया। अब जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी की है वो सिन से यहाँ पे फिच कर देगा, सिन के साथ। देखिए मैंने प्रीफिल पे क्लिक किया सेव करने के बाद, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस, कंपनी का ईमेल आईडी ऑटो फिल आ गया। अब चीज़ें आती है आपको यहाँ पे चीज़ों को सिलेक्शन करने की। पर्पस ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म जो DPT 3 है किस पर्पस से आप भर रहे हैं। देखिए
वन टाइम रिटर्न फॉर डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल आउटस्टैंडिंग मनी और लोन रिसीव बाय अ company but not considered as deposit in term of rule 21C of company acceptance of deposit rule 14। ऐसा कोई लोन और मनी आउटस्टैंडिंग है, यह ज़्यादातर टेक ओवर के केस में होता है कि आपने जब किसी कंपनी को टेक ओवर किया थे, उसके लोन एडवांसेस डिपॉजिट भी आपके हो जाते हैं, तो उस केस में रिलेटेड आप वन टाइम फॉर्म फाइल करते हैं DPT3। वो है क्या, तो यहाँ पे क्लिक करिए। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जो है हमारा रेगुलर ईयर टू ईयर एनुअल वाला है, जो हम अभी करते हैं, हमें यहीं पे ही क्लिक करना है, राइट। उसके बाद क्या बोला, पार्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन बाय कंपनी नॉट कंसिडरिंग एज डिपॉजिट रूल 21C ऑफ कंपनी से, मतलब ऐसा अमाउंट जो डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाता है, यदि ऐसा कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है उस केस में आप भर रहे हैं क्या, तो आपको वो ये सेलेक्ट करना होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, डिपॉजिट रिटर्न ऑफ डिपॉजिट और पार्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन बाय कंपनी नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट, इस केस में है तो आपको ये 99% आपको ये केस ही सेलेक्ट करना है जो रेगुलर एनुअल रिटर्न का है, तो हम इसे ही सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आता है फोर्थ पॉइंट, वेदर द कंपनी इज प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक, बट ऑब्वियस सीन से उसने ऑटो फिच किया है, जो कि हमारी जो कंपनी है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वेदर द कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, नो। यदि ये प्राइवेट आ गई तो भाई ये पूछने क्यों है, फिर भी हम इसे नो कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ये ऑटो फिल आ गया है दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटो फिल आ गया है। आप लिखेंगे तो वहाँ पे टाइप नहीं होगा, इस सीन नंबर से फिच करता है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट क्लोजिंग की डेट आपको यहाँ पे लिखनी है कि कौन सी है। आपके अकाउंट क्लोजिंग की डेट है 31 मार्च 2022। डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्कुलर, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है। नेटवर्थ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द रिटर्न। अब आपकी बैलेंस शीट यदि 2022 की बन चुकी है तो उसका नेटवर्थ आप निकाल दीजिए, अदरवाइज लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट का नेटवर्थ था उसे आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, पहले आपको चाहिए पेड अप कैपिटल कितनी है, फिर फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी, प्रीमियम अकाउंट, ये सब आपको चीज़ें बैलेंस शीट से मिल जाएगी। अक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह हो गया, जहाँ फिगर नहीं है तो आप जीरो पुट कर दीजिएगा, अदरवाइज एरर आएगा। बैलेंस ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अक्यूमुलेटेड अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन एंड मिसलेनियस एक्सपेंस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड अदर इंटेंजिबल एसेट, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर बैलेंस शीट। नेटवर्थ आपकी निकल के आ जाएगी, निगेटिव नेटवर्थ को नहीं लेता, उस समय आपको जीरो लिखना है। अब मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट लाइक 35% ऑफ अबाव इन केस ऑफ ऑल द कंपनीज अदर देन स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी, ऑटो हिलाएगा। अब यहाँ पे आता है टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट होल्डर एज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को आपके पास टोटल डिपॉजिट होल्डर की लिस्ट कितनी थी, आपको वो यहाँ पे मेंशन करना होगा, राइट। टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट होल्डर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये रिको है भैया, फर्स्ट बिगनिंग ऑफ द ईयर कितने थे और एंड ऑफ द ईयर कितने थे, नंबर्स में लिखना है। पार्टिकुलर ऑफ डिपॉजिट इन रुपीज़, यहाँ नंबर्स लिखना है, मैं बता दे रहा हूँ, पहले यहाँ पे नंबर्स लिखना है, आप यहाँ अमाउंट नहीं लिख देना, नंबर्स लिखना है वहाँ पे। पार्टिकुलर ऑफ डिपॉजिट इन रुपीज़, अब अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग डिपॉजिट एज ऑन 31, सॉरी एक्सीडिंग इज एग्जिस्टिंग, अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग डिपॉजिट यहाँ लिखना है। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रिन्यू ड्यूरिंग द ईयर, कुछ एडिशन हुआ है होगा वो। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द ईयर, सिक्योर डिपॉजिट, अनसिक्योर डिपॉजिट। अब आता है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रिपेड ड्यूरिंग, कितना पे किया है वो। अब पहले आपसे पूछ रहा है कि भैया ओपनिंग में कितना था, एंड पे कितना था, और ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना मिला, यहाँ पे साथ पे आपने कितना पे कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना बचा। बैलेंस ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग पता चलेगा अपने को। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो 11A वाला पॉइंट है क्या कहता है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट हैव मैच्योर बट नॉट क्लेम, मतलब जो डिपॉजिट अमाउंट था आपके पास किसी पार्टी का, कस्टमर का, वो मैच्योर हो गया है बट उसने अभी तक क्लेम नहीं किया, अनक्लेम कितना पड़ा हुआ है।
अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट हैव मैच्योर एंड क्लेम बट नॉट पेड, मतलब मैच्योर हो गया है, क्लेम भी हो गया, बट आपकी तरफ से पे नहीं हुआ। पहली कंडीशन में क्या था भाई, मैच्योर हुआ, सामने वाले ने क्लेम ही नहीं डाला, मैच्योर हो गया, क्लेम भी डाला, पर आपने पे नहीं किया, आपकी तरफ से आउटस्टैंडिंग है। अब आते हैं 12 पॉइंट पे। आई होप आप समझ आ रहा होगा आपको। यू विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, आइदर यू आर मेंटेन इन सैप, इन ERP और आइदर इन टैली। आप कहीं से भी यहाँ इंफॉर्मेशन आराम से पा सकते हैं। प्योरली आपको बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन मिलना पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस रहते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। पर्टिकुलर ऑफ लिक्विड एसेट, तरल असेट क्या है आपकी, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट maturing on or before 31st March of next year and the following next year and the amount required to be invested in liquid asset। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है तो आपको यहाँ पे डालना होगा, अदरवाइज जीरो आप पुट कर दीजिए। मैक्सिमम चीज़ तो ऊपर ही कवर हो जाती है। डिटेल ऑफ लिक्विड एसेट हो गया हमारा। अब कुछ और, अमाउंट इन करंट और अदर डिपॉजिट अकाउंट एंड फ्री फ्रॉम चार्ज और लीन इन एनी शेड्यूल बैंक। अन कम्युनिटेड सिक्योरिटी और सेंटर में तो शेयर वगैरह कुछ है तो वो आपको यहाँ डालना होगा। चार्ज कुछ क्रिएट किए हैं आपने तो वो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपकी कंपनी क्रेडिट रेटिंग हुई तो उसकी डिटेल आपको, एजेंसी का नाम, रेटिंग और डेट आपको बताना होगा। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जहाँ पे आपको सोचना समझना होगा। क्या बात है वो, ऑडिटर सर्टिफिकेट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा कि आपके जो आउटस्टैंडिंग है या जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का बैलेंस है उसका एक सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे अटैच करना होगा। कंपनी को कितने डिपॉजिट है, कितना लोन है, यहाँ सारी इंफॉर्मेशन एक CA से सर्टिफाइड करा के वो सर्टिफिकेट को आपको यहाँ PDF में अटैच करना होगा। और ऑप्शनल अटैचमेंट में आप फाइनेंशियल्स लगा सकते हैं, बैलेंस शीट लगा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आता है, आई एम ऑथोराइज बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बाय द रेजोल्यूशन नंबर। आपका एक रेजोल्यूशन आप पास करते हैं, उसका नंबर आपको यहाँ देना होगा, उसकी डेट देना होगा। डिजिटली साइन आपका ऑथोराइज डायरेक्टर करेगा, उसका आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, डायरेक्टर है, और साथ पे डिल लिखना होगा। उसके बाद आपको चेक फॉर्म में क्लिक करना होगा। कुछ एरर होगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, उस एरर को आपको रेक्टिफाई करना है। जब आपको एरर फ्री हो जाएगा, नो एरर हैव बीन ऑकर्ड का मैसेज आएगा, देन आप डायरेक्टर की DSC लगाइए और प्री स्क्रूटनी करिए। फिर वापस से इस फॉर्म को वो सेव करने के लिए बोलेगा आपको, आप सेव करिए उसके डेस्टिनेशन पे। फिर अगेन आपको प्री स्क्रूटनी पे क्लिक करिए। जब आपको एक मैसेज आएगा, प्री स्क्रूटनी सक्सेसफुली विदाउट एरर एंड, या फिर ऐसा हो सकता है कि सक्सेसफुली प्री स्क्रूटनाइज, ऐसा मैसेज आएगा, देन इट्स ओके। अब स्क्रूटनी होने के बाद ये चारों जो टैब है ना, ये एक्टिव नहीं होंगे, नॉन एक्टिव में चले जाएंगे। समझ लीजिएगा आपका फॉर्म एरर फ्री हो गया। अब आपको सिंपली अब इसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म तो आपने भर लिया, एरर फ्री कर लिया, DSC लगा दिया, CA का सर्टिफिकेट लगा लिया, बैलेंस शीट लगा दिया। अब आगे क्या, अब आगे आपको ये फॉर्म को क्या करना है, अपलोड करना है। अब अपलोड कैसे करेंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों DPT 3 को ऑनलाइन फाइल करने से पहले मैं एक चीज़ और क्लेरिफाई आपको कर देता हूँ। इनकेस आपका जो लोन है किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूट से नहीं है और आपने मेंबर्स या शेयर होल्डर या डायरेक्टर से लोन लिया है, तो आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वहाँ इंफॉर्मेशन आपको नीचे पे मिल जाएगी। 15 नंबर के कॉलम पे आप देखेंगे कि ऐसा अमाउंट जो डिपॉजिट नहीं माना जाता, जो कि लोन माना जाता है, पर्टिकुलर ऑफ रिसीप्ट ऑफ मनी और लोन बाय ए कंपनी बट नॉट कंसिडर डिपॉजिट। मतलब ऐसा अमाउंट जो लोन माना जाएगा या वो रिसीप्ट ऑफ मनी माना जाएगा, बट वो आपको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो ऐसी डिटेल्स को आपको ऐसी डिटेल्स के टाइम पे आपको ये क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन, पार्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन बाय कंपनी नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट, राइट। प्योरली डिपॉजिट है तो ये,
यदि डिपॉजिट के अलावा लोन भी है तो आपको ये क्लिक करना होगा। अब आपको जो भी चीज़ें आपकी है, जो लोन है या जो रिसिप्ट है, आप यहाँ पढ़िए, आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैं सपोज बताता हूँ कि डायरेक्टर से आपने लोन लिया है या रिलेटेड पार्टी से लोन लिया है तो वो कहाँ लिखना है। आप पढ़ते जाइए, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब मेरे केस में मैंने लिया हूँ एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑफ द अमाउंट वाज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे मुझे वो अमाउंट लिखना होगा कि उस अमाउंट का मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, राइट। तो आपके पास डिपॉजिट है तो मैंने जो ऑप्शन बताया वो आपको लेना है। यदि आपके पास डिपॉजिट ना, खाली लोन ही है और आपने बैंक से लोन नहीं लिया है तो आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा या यहाँ पे फिगर डालने होंगे। अब जैसा कि दोस्तों मैंने ये फॉर्म को फिल कर लिया है, मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि आपको क्या प्रोसेस अपनानी है। तो सबसे पहले फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद चेक फॉर्म पे आपको क्लिक करना होता है। यदि आप कोई मैंडेटरी फील्ड यहाँ पे नहीं फिल करती तो एक मैसेज आएगा, आप उस पर क्लिक करिए तो आपको ये लेके जाएगा 0। तो मेरे को लगता है कि मैंने 0 फिल नहीं किया, इसलिए बार बार ये मैसेज आएगा, क्योंकि जहाँ अमाउंट नहीं वहाँ पे मुझे 0 करना होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं सभी जगह 0 कर। यदि आपने बैंक से लोन लिया है, NBFC लोन लिया है, डायरेक्टर से लोन लिया है, डायरेक्टर के रिलेटिव से लोन लिया है तो वो डिपॉजिट में नहीं आएगा, अदर देन डिपॉजिट में आएगा। वो सारी चीज़ आपको यहाँ लिखनी होगी और ऑप्शन जो मैंने बताया वो सेलेक्ट करना होगा। डिपॉजिट के लिए स्पेसिफाइड ऑप्शन है, अदर देन डिपॉजिट लोन के लिए इधर ऑप्शन है। लोन में सभी आ जाता, चाहे आप गवर्नमेंट से लोन लो या प्राइवेट से लो या डायरेक्टर से लो या शेयर होल्डर से लो, राइट। वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 करना पे। तो मैंने सारे ज़ीरोस फिल कर दिए। अब मैं फिर से चेक फॉर्म करूँगा। देखिए फॉर्म लेवल प्री स्क्रूटनी सक्सेसफुल हो गई है हमारी, राइट। अब जो है ऑडिटर सर्टिफिकेट ऑप्शनल, यहाँ पे आप चाहे तो ऑडिटर सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या आप बैलेंस शीट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। वो लगाने के बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर लगाना होगा। डिजिटल सिग्नेचर आप रख लीजिए। इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर आपका नहीं लगता है तो लेटेस्ट जावा यूटिलिटी को अपडेट कर लीजिए आप, और मेक श्योर कि आपकी जो टोकन है उसका सेटअप भी उसमें इंस्टॉल हो, ठीक है। आप इसको यस कर दीजिए। मैं लाइव फॉर्म फाइल आपको MCA में कैसे सबमिट करते हैं वो भी बता दूंगा, बट उसके लिए आपके पास MCA का लॉगिन होना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DSC यहाँ पे लग चुकी है। अब मैं यहाँ पे प्री स्क्रूटनी के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखिए एक मैसेज आ गया, नो प्री स्क्रूटनी एरर हैव बीन ऑकर्ड। इसका मतलब ये है कि अब आपका जो फॉर्म है रेडी टू फाइल हो चुका है। तो अब जो हमारा फॉर्म है रेडी टू फाइल पोजीशन में आ गया है। इसे कट करके अब सेव कर दीजिए। जहाँ पे आपका ओरिजिनल फॉर्म था ऑटोमेटिकली आपको वहीं पे लेके जाएगा, बट इनकेस नहीं लेके जाता है तो आपको वहीं पे रिप्लेस करना होगा, ठीक है। ये आपका फॉर्म सेव हो गया, अलाउ। अच्छा ओके, सकते हैं हमारा फॉर्म अभी सेव हो गया है। इसको इंश्योर करने के लिए आप यहाँ पे टाइम चेक कर सकते हैं कि जो टाइम आपका है उसी टाइम के दरमियान ही सेव हुआ है क्या। तो ये हमारा एक फॉर्म हो गया। अब आपको जाना है सिंपली MCA की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे आपको जाना है। MCA की वेबसाइट पे आपको ओपन करना है। यदि आपका लॉगिन ID क्रिएट है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करना होगा सबसे पहले। नहीं है तो आपको अपना लॉगिन ID क्रिएट करना पड़ेगा रजिस्टर्ड में क्लिक करके, राइट। तो सबसे पहले यदि आपका लॉगिन फॉर कंपनी फाइलिंग लॉगिन ID नहीं है तो लॉगिन ID बना लीजिए रजिस्टर्ड करके। यदि ऑलरेडी है तो लॉगिन फॉर द कंपनी फाइलिंग में जाइए, अपना यूज़र ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपलोड ई फॉर्म का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सिंपली नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करना है, अब ब्राउज़ करना है। अब ब्राउज़ क्या करना है, जो PDF आपने बना के रखा हुआ है उसको ही ब्राउज़ आपको करना है। और यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप अपलोड के बटन में क्लिक करेंगे एक ऐसा मैसेज आपको पॉपअप होगा, अपलोड सक्सेसफुली जनरेटेड SRN। इस SRN को कॉपी कर लीजिए, काम आने वाला है आगे। अब आप हमेशा इसमें पे लेटर का ऑप्शन को चूज़ करना है, बट वो ऑप्शन हम यहाँ से चूज़ नहीं करेंगे। हम पहले पे नाउ पे जाएंगे, फिर हम यहाँ का पे लेटर का ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे आपका चालान पे लेटर का जनरेट हो गया। विदिन 7 डेज आपको ये फ़ीस पे करनी होती है। अब मैं ये बता देता हूँ कि ये पे लेटर का जो चालान अभी जनरेट हुआ है, इसको भी कहाँ से आपको पे करना होता है, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। आपका ऑलरेडी लॉगिन है, आप MCA सर्विस पे जाइए और फीस एंड पेमेंट सर्विसेज में आपको पे लेटर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे उस SRN को आप पेस्ट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। डायरेक्टली आपका पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं, और जैसे ही पेमेंट स्टेटस अपडेट हो जाता है तो आपको अप्रूवल का मेल आ जाएगा, जिसमें जिस मेल आईडी से आपने रजिस्टर्ड किया था यहाँ पे लॉगिन, वहाँ पे भी और डायरेक्टर के बीच में। अब आपने पेमेंट करने के बाद यदि पेमेंट का चालान जनरेट नहीं होता है तो आप ट्रैक पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। MCA सर्विसेज ट्रैक पेमेंट स्टेटस में जा सकते हैं और यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। अमूमन 24 आवर्स वो लेता है अपडेट करने के लिए, तो आप चिंता मत करिए। यदि आपका पेमेंट बैंक से कट गया है बट अपडेट नहीं हुआ है तो वो अपडेट हो जाएगा। इट विल टेक 24 आवर, तो वेट करना होगा आपको, राइट। तो ये सारी प्रोसेस है आपको एक डिपिटरी फाइल करने की। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।